टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में नोट करें, इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट it has been found by experiments it has been found by experiments that it has been found by experiments that there are two types of electric charges, that there are two types it has been found by experiments that there are two types of electric charges, positive charges and negative charges. Positive charges and negative charges. पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, बाय कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड by convention the charge acquired by a glass rod, ब्रैकेट में लिखिए rubbed with a silk cloth rubbed with a silk cloth. By convention the charge acquired by a glass rod, ब्रैकेट में लिखिए rubbed with a silk cloth, is called positive charge. Is called positive charge. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे एंड द चार्ज acquired by an ebonite rod ब्रैकेट में लिखें rubbed with a woolen cloth. Rubbed with a woolen cloth is called a negative charge. Is called negative charge. देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या होता है कि हमने ना क्या देखा कि जैसे मान लीजिए जैसे रूलर होता है, स्केल जो होता है, हमने कागज लिया और कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और जो एक स्केल था उस स्केल को हमने अगर स्वेटर पहना है तो स्वेटर से थोड़ा सा रब कर दिया, अपने बालों से थोड़ा सा रब कर दिया, और हम उसको स्केल को उन कागज के टुकड़ों के पास अगर लेकर आएंगे तो हम ये देखते हैं कि वो जो स्केल है वो उन कागज के टुकड़ों को थोड़ा ना अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ। वो छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े हैं वो चिपक जाते हैं आकर उसमें, फिर उसको हाथ से छुड़ाओ तो छूट भी जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? हमने कहा कि जो वो स्केल है उसके ऊपर एक स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया। स्टैटिक का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज स्टेशनरी, जो कि रुका हुआ है। तो एक रुका हुआ चार्ज डेवलप हो गया उसके ऊपर। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिससे हम ये कहते हैं कि वो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या किसी भी चीज को अपने से दूर रिपेल कर सकता है। तो चार्ज एक इस तरीके की अट्रैक्शन की या रिपल्शन की एक फोर्स प्रोवाइड करता है
वो चार्ज एक ऐसी इमेजिनरी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका इफेक्ट दिखाई देता है, उसका असर दिखाई देता है। तो इसी तरह से हमने ना दो एग्जांपल्स और लिए कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ पर रब कर दिया जाए, ग्लास रॉड मतलब कांच की एक छोटी सी रॉड है, और उसको रेशम का जो कपड़ा होता है उस पर हमने थोड़ा सा रब किया, और रब करने के बाद में फिर हमने देखा कि उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो गया। कैसे? हमने वही करा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े, या जो बर्ड्स होते हैं उनके जो फेदर होते हैं, जो पंख होते हैं, वो जो टूट कर गिर जाते हैं, तो वो बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब हमने किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब कर दिया और ऐसी हल्की चीजों के आसपास उसको लेकर आ जाते हैं, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, खींचने लगता है। तो बाई कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड पर जो चार्ज डेवलप हुआ, उस चार्ज को हम बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वही चीज यहाँ पर मेंशन करिए, बाई कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाई अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ये होता है पॉजिटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट है कि इसी तरीके से हम लेते हैं एक एबोनाइट रॉड। एबोनाइट क्या होता है? ये भी प्लास्टिक की एक थोड़ी सी सुपीरियर फॉर्म होती है, फाइन फॉर्म होती है। तो एबोनाइट रॉड को लिया हमने। एबोनाइट भी कैसी है? जैसे मान लीजिए हम इस चेयर पर बैठे हुए हैं, ये भी तो प्लास्टिक की है, पर हम इसके आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंटली ये देखा नहीं जा सकता। तो एबोनाइट एक ऐसी प्रॉपर, एक ऐसी मटेरियल होता है, प्लास्टिक की एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, उसके आर पार देखा जा सकता है और काफी स्ट्रांग भी होती है। ठीक, तो एबोनाइट की हमने रॉड ली, और एबोनाइट की रॉड को हमने किसी भी स्वेटर पर या कोट पर, मतलब किसी भी वुलन कपड़े पर हमने उसको रब करा। रब करने के बाद फिर हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर गए, तो फिर उसने स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो इसको देखकर हम ये कहते हैं कि अरे इसमें भी एक चार्ज डेवलप हो गया। तो ये कहा जाता है कि ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ पर रब करा था, तो उस पर जो चार्ज डेवलप हुआ वो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। इसी तरह से एबोनाइट रॉड को जब वुलन क्लॉथ पर रब करा, तब उस पर जो चार्ज डेवलप हुआ उसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, और इनकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, कि अगर पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव के पास लाया जाए तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब लाइक चार्जेस जो है वो तो रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ आप नोट करें। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि जो पेपर पीसेस हैं वो इस केस में तो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, और इस केस में पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज डेवलप हो जाता है ना, उससे डिपेंड करता है कि दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लिखेंगे एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज दैट an important property of electric charges an important property of electric charges is that फर्स्ट लिखें opposite charges or unlike charges attract each other. Opposite charges or unlike charges, opposite charges or unlike charges opposite charges or unlike charges attract each other. Full stop. For example, a positive charge attracts a negative charge. A positive charge attracts a positive charge attracts a
attracts a negative charge. A positive charge attracts a negative charge. दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. सिमिलर चार्जेस और similar charges or like charges, similar charges or like charges repel each other. Full stop. For example, a positive charge repels a positive charge. Repels a positive charge and a negative charge repels a negative charge. Repels a negative charge. अब नोट करें, the SI unit of electric charge is coulomb. The SI unit of electric charges कूलम, ब्रैकेट में लिखिएगा C, and electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम. और नेक्स्ट लिखें, अ प्रोटॉन possesses a positive charge of 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज की वैल्यू तो सेम होती है, मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन एक पर होता है नेगेटिव में, एक पर होता है पॉजिटिव में. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो बस साइन का अंतर है, बाकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है. सॉरी, हाँ हाँ, उसमें तो मैंने बोला कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और उसमें मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखा है सिर्फ ये, यहाँ पर मेरे को माइनस लिख दूं या यहाँ पर मैं प्लस लिख दूं, ये अंतर है बस. ठीक है, अब एक क्वेश्चन नोट करिएगा. क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Constituting 1 coulomb of charge. तो हमें ये देखना है कि एक कूलम्ब में, वो पूछ रहे हैं कि एक कूलम्ब में कितना चार्ज होता है, सॉरी एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मैं ये जानता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन में तो इतना चार्ज होता है,
1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, एक इलेक्ट्रॉन में होता है इतना। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो चीज हमको निकालनी होती है उसको हम यूनिटरी मेथड, जो हमने बचपन में भी करा था, 7th में 8th में करा था, जो चीज हमको कैलकुलेट करनी होती है यूनिटरी मेथड से, जिसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम राइट हैंड साइड पर रख देते हैं, जो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पर कहेंगे सिंस 1.6 into 10⁻⁹ कूलम is the charge of 1.6 into 10⁻⁹ कूलम is the charge of one electron. Is the charge of one electron. ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो 1 कूलम, it implies that 1 coulomb is the charge of कितने इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1 के लिए जब हम निकालते हैं तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाती है, ठीक है। इज द चार्ज ऑफ 1/1.6 into 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे करोगे इसको सॉल्व, 10⁻⁹ ऊपर जाकर हो जाएगा 10⁻+19 अपॉन 1.6, पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 10। और जैसे 10⁻⁹ है ना, तो इसमें से एक जीरो हटा दो और यहाँ ले जाओ, इसको 100 बना दो, तो ये क्या बन गया 10⁻18, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या बचा 16, 16 6 96, 100 माइनस 96 कितना होता है 4, 4 0 40, पॉइंट लगा दो, 16 2 32, 40 माइनस 32 कितना हो गया 8, 8 0 80, 16 5 80, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। हाँ जी, फिर से बता देते हैं, बस एक चीज देखिएगा, मुझे ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आप अभी समझ जाएंगे। जैसे 10 नोटबुक्स, ये 200 रुपीज की है। हमने 10 नोटबुक्स, 10 हमने कॉपियां खरीदी और वो 200 रुपए की आई। तो एक नोटबुक कितने की आएगी, एक नोटबुक कितने की होगी ये बताओ। ये जो 10 है ना, ये यहाँ 200 के नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 200/10, ठीक है। तो कितना हो गया ₹20। तो ये जो 200, ये जो रुपीज है, इसको मैंने राइट हैंड साइड पर क्यों रखा, क्योंकि मुझे ये निकालना था कि एक नोटबुक कितने रुपए की आती है, कॉस्ट मेरे को निकालनी थी। तो जो चीज हमको निकालनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड पर रखते हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से ये हमको देते कि 200 नोटबुक में 200 रुपए में 10 नोटबुक आती हैं, अगर वो पूछते कि 2000 रुपए में कितनी नोटबुक आएंगी, तो कितनी नोटबुक मतलब मुझे नोटबुक कैलकुलेट करनी है, तो तब मैं ₹200 इज इक्वल टू 10 नोटबुक्स, तो मैं 10 नोटबुक्स राइट हैंड साइड पर लिखता। जो चीज मुझे कैलकुलेट करनी होती है उसे हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, ये रूल है यूनिटरी मेथड का। अब मैं ये जानता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब अगर वो पूछते नहीं भाई 50 इलेक्ट्रॉन का बताओ आप कितना होगा चार्ज, ठीक, तो जब वो चार्ज पूछते तो मैं कूलम वाली टर्म जो है वो राइट हैंड साइड पे रखता, है ना। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है। तो मैं पलटकर इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड में रखूंगा, कैसे, इसी चीज को मैं पलटकर लिख रहा हूँ, ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने इसी को पलटकर रख दिया, ठीक है, समझ गए। ये वही वाली बात हो गई कि माई नेम इज राम या राम इज माई नेम, है ना, सीधा लिखना या उल्टा लिखना, वो हो गया। तो जो चीज कैलकुलेट करनी है वो राइट हैंड साइड पर आनी चाहिए, समझ गए। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम
1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 1 कूलम कितने का होगा? तो 1 के लिए, जब जैसे यहाँ 1 नोटबुक के लिए निकाला तो 10 डिनोमिनेटर में चला गया, तो 1 कूलम के लिए निकालेंगे तो ये 1.6 इंटू 10⁻19 1 के नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। फिर 10⁻19 ऊपर जाकर 10⁻+19 हो गया, 1.6 का पॉइंट गया तो ऊपर 10 आया, और 10 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक जीरो और इसमें अटैच करने के लिए 10⁻19 में से निकाल लिया एक जीरो, तो ये 10⁻18 रह गया, ये हो गया 100, डिवाइड तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक, ओके ओके। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप, हेडिंग डालें नेक्स्ट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Conductors and insulators. Note करिएगा, those substances through which electricity can flow those substances through which electricity can flow are called, those substances through which electricity can flow are called conductors. Example, all the metals like all the metals like silver, copper and aluminum, etc., like silver, copper and aluminum, etc., are silver, copper and aluminum, etc., are conductors. आर कंडक्टर्स, ये हो गया। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, those substances through which electricity cannot flow those substances through which electricity cannot flow are called insulators. Example, glass, ebonite, rubber, glass, ebonite, rubber, plastic, paper, etc. are insulators.
आर इंसुलेटर्स। इंपॉर्टेंट करके नोट लिखिएगा, नोट लिखें, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The presence of free electrons in a the presence of free electrons in a substance makes it a conductor of electricity. Makes it a conductor of electricity. Full stop. Next लिखें, electricity can be classified into two parts. Electricity can be classified. Electricity can be classified into two parts. इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। पहले आप ये देखिएगा कि वैसे तो हम जानते ही हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं, चाहे वो सिल्वर हो, कॉपर हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, उन सब के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। ठीक है, कभी भी देखा होगा प्लास्टिक की वायर तो होती नहीं, वायर जो है वो किसी ना किसी मेटल की ही होती है जिसमें से करंट फ्लो करता है। तो ऑल द दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। उसके बाद दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स क्या हो गए, सारे के सारे मेटल्स, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की तो पेपर, प्लास्टिक, वुड, रबर, इलास्टिक, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है, इंसुलेटर्स हैं। इनके थ्रू कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। ठीक, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ऐसा कौन सी चीज है जिसकी वजह से कंडक्टर कंडक्ट करता है और इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता, ऐसे ऐसी क्या वजह है। तो हम ये बताएंगे कि रीजन ये है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक्स बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है ना, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लो बोल देते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, बस अभी करवाता हूँ आगे, 1 मिनट में। किसी मेटल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया मेटल, और अगर मैं इसके आयन की बात करूं तो कॉपर का आयन क्या होता है, 2+। 2+ का मतलब क्या है कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये डोनेट कर देता है। तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ सिल्वर की, तो सिल्वर का आयन होता है 1+। तो सिल्वर के जो आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसको वो डोनेट कर देता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में ही होता है। वहीं अगर मैं पेपर की बात करूं या प्लास्टिक की बात करूं या वुड की बात करूं, तो ये वुड का कोई एलिमेंट नहीं होता, वुड का कोई एलिमेंट्री सिंबल तो नहीं है ना। ऐसे ही पेपर जो है, पेपर क्या है, जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी के पल्प से बनाया जाता है पेपर। प्लास्टिक जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक, तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं। तो कंपाउंड्स कभी भी, कंपाउंड्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। उसमें तो कंपाउंड तो बनता ही ऐसे, फॉर एग्जांपल हम NaCl की बात करें, Na1+ और Cl1-, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब किसी के पास नहीं है। तो ये कंपाउंड है। मैंने बोला
कि यहाँ पर ग्लास हो गया, एबोनाइट हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, इन सब का कोई ना कोई कंपाउंड नेम है, और जिसका भी कोई केमिकल कंपाउंड नेम होता है ना, तो उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है? अर्णव, आदित्य, अक्षरा, दिव्यांशी, सोहम, यस सर। Yes, sir. सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, ओके। चलिए अब हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा जा सकता है। फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में है, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट और दे डू नॉट मूव। In static electricity, the electric charges remain at rest or stationary electric charges remain at rest or stationary that is they do not move. That is they do not move. The charge acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth the charge acquired by a glass rod, the charge acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth is an example of static electricity. Is an example of static इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या है कि जहां पर चार्जेस जो है वो रेस्ट में रहते हैं। हम एक बार जो ग्लास रॉड है उसको सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करेंगे और फिर छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास लेकर आएंगे तो वो उनको अट्रैक्ट कर लेगा। फिर उन पेपर पीसेस को हटा दिया, फिर दोबारा उसको लेकर आओगे तो फिर वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, बस थोड़ी देर के लिए ही चार्ज उस पर रहता है, फिर चार्ज वहां से रिमूव हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड लिखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में है in current electricity the electric charges are in motion. In current electricity the electric charges in current electricity the electric charges are in motion and produce an electric current, are in motion and produce an electric current
full stop. The electricity which was used in our homes is current electricity. The electricity which we use in our homes is current electricity. जो अपने घरों में हम यूज करते हैं उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं, क्योंकि उसमें लगातार जो चार्जेस हैं, चार्जेस यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार जो है मोशन में रहते हैं, तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप बस हेडिंग लिखकर छोड़ दीजिए, वो अगली क्लास में कराऊंगा मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, एक मेजर चेंज है वो आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ। जब क्लासेस शुरू करते हैं तो इसमें जैसे मतलब सर्दियों का जो हमारा गर्मियों का टाइम था, जब हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी, आई थिंक अप्रैल में हमने स्टार्ट कर दी थी क्लासेस, जब हमने टर्म 1 का करा था, तो उसमें जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थे वो प्रेफर कर रहे थे कि जो नाइट वाला बैच है हमारा 8 to 9, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, तो वो 8 to 9 वाले बैच में थे, तो 8 to 9 वाले बैच का हमने नाम डाल रखा था बैच ए, और 3:30 to 4:30 वाले का नाम डाल रखा था बैच बी। इनके नेम्स मैंने इंटरचेंज कर दिए हैं, ठीक है। 3:30 to 4:30 वाला जो है वो बैच ए है, गुड इवनिंग, और 8 to 9 वाला जो है वो बैच बी है। पहला चेंज तो ये है, और दूसरा चेंज ये है कि ऑल्टरनेटली एक दिन मैथ्स और एक दिन फिजिक्स हम करेंगे। तो इस वाले बैच में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपका मैथ्स चलेगा, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे साइंस चलेगा, ठीक है। और उसका उल्टा मैं करूंगा दूसरे बैच में, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। कुछ बच्चों ने बता दिया है कि वो 3:30 वाले बैच में रहेंगे, कुछ ने बता दिया है कि वो 8 to 9 वाले में रहेंगे। आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 महीने हैं, वो आप समझ लीजिए कि उतने ही टाइम पीरियड में आपको सिलेबस करना है। सिलेबस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर हम फिजिक्स में भी देखें तो 3 चैप्टर हैं, तो तीसरा चैप्टर जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला है वो कुछ खास नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है थोड़ा सा लंबा। फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर तो लंबा है, लेकिन आधे से ज्यादा सिलेबस कट चुका है उसमें से, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है इस बार का, ठीक है। चलिए जी, फिर नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, कल का ऑफ रहेगा। Thank you, sir. ओके Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, Okay. sir. ओके ओके।